हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संग्रह में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं साइकोलॉजी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो सभी टॉपिक से रिलेटेड है, जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, सी टेट हो, जिसमें आपका प्याजे है, वाइगोत्स्की है, प्रगतिशील शिक्षा है और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो बार बार इन सब क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है। कहने का मतलब कि जो वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था अधिगम के बारे में, तो उसमें बोला गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार, आप कीवर्ड जरूर देखें, वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है। तो बोल रहा है कि जब ये जो कोई काम, अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो वो वयस्क के द्वारा विस्तारित कर रहा है, यानी कि अगर वयस्क के हेल्प से वो काम को निष्पादन जो कर रहा है, पूर्ति कर रहा है, जो उस काम को पूरा कर रहा है, तो एक वयस्क सहायता से उस काम को विस्तारित कर रहा है, यानी पूर्ण कर रहा है। तो इसे क्या कहा गया है वाइगोत्स्की के अनुसार? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाढ़ या ढांचा, या अंत व्यक्ति निष्ठता। तो इसका आंसर होगा पाढ़ या ढांचा, जिसे इसका आप होल्डिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होती है? या जीन प्याजे के अनुसार पूछा गया है, जिसे जीन प्याजे ने 4 भाग बांटे हैं, जिसमें संवेदीकामक है, आपका पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त है, अमूर्त है। तो इन बोला जा रहा है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है। आप कीवर्ड को देखें, जीन प्याजे के अनुसार पूछा जा रहा है और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है। संवेदिक चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो संवेदी जो चालक है, इसमें बच्चे अपने रोकर हंसकर क्रियाएं कर कर काम करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है कि उसमें जीवित चीज़ों को, जैसे वस्तुओं में भी वो जीवित चीज़ें दिखता है। सूरज चांद के साथ भी लगता है उसे कि आत्मा जीवित है, कोई जीवित जो हमारे सूरज चांद है जो जीवित है, जो हमारे साथ चल रहा है। फिर किसी को बोलता है कि हटो मेरी गाड़ी आ रही है, तो उसे लगता है कि जो वस्तुओं में है उसमें जान बसती है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है कि जिसमें बच्चा वर्गीकरण सीख जाता है। सबसे इसमें पॉजिटिव है इसका जो कीवर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कि इसमें वर्गीकरण बच्चा सीख जाता है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है कि बच्चा जो चीज़ नहीं सामने, जो चीज़ नहीं है, उसे साथ भी सोच सकता है। जो चीज़ पर सामने मौजूद नहीं है उसके बारे में भी बच्चा सोच लेता है। यही होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके अनुसार, खाली स्थान बोल रहा है के अनुसार, यानी किसके अनुसार बोल रहा है, बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव समझना आवश्यक है। कोहलबर्ग के अनुसार जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, बांडुरा। तो जहाँ आपका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पूछ ले तो कीवर्ड है ये वाइगोत्स्की का। इस जैसे आप सामाजिक और संस्कृत देखें, आप वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। जहाँ संज्ञानात्मक विकास आएगा वो जीन पियाजे का आएगा, जहाँ नैतिक संबंधित आएगा वो कोहलबर्ग से आएगा, और सामाजिक से जैसे बेबी डॉल वगैरह है तो ये भी बांडुरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को आप जरूर समझ कर करें, सिर्फ आंसर रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा। आप चीज़ों को समझें, प्रश्नों की प्रकृति को समझें कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो आप चीज़ों को समझ कर पढ़ें, तो आगे चल के क्वेश्चन कितना भी घुमाया जाए, एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन को घुमा ले, तो आप उसे सही करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, या शिक्षकों के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है, यहाँ प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो जॉन डीवी से संबंधित है। और ये प्रगतिशील शिक्षा जिसमें सबको अपने बच्चों की प्रमुखता दी जाती है जिसके अनुसार से, और बच्चा एक सक्रिय
सक्रिय श्रोता होता है या सक्रिय कार्यकर्ता की तरह कार्य करता है, कोई भी काम खुद करता है, वो निष्क्रिय नहीं रहता और ना ही जैसे टीचर कहता है उस चीज़ को दोहराता है, नहीं, उस अपनी बातों की प्रमुखता को रखता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो यही हमारा आंसर है कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। इसका आंसर ए होगा। बाकी देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, निष्क्रिय। निष्क्रिय तो अपने आप में गलत है। आप कीवर्ड को भी देख सकते हैं, उससे आप क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करना सीखें। आप एलिमिनेट करना सीखेंगे, आंसर तक अपने आप पहुंच जाएंगे। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में, यानी जिस तरह से शिक्षक ने बताया उसी रूप में ज्ञान को ग्रहण किया, बिल्कुल गलत। यहाँ पर बोला कि शिक्षकों के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा अनुसरण किया जाता है, बिल्कुल नहीं। टू कॉपी कभी बिल्कुल नहीं करता। जो विद्यार्थी है उसमें खुद के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है प्रगतिशील शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। इंक्लूसिव शिक्षा की बात कर रहा है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। कहने मतलब कि सभी बच्चे अपने आप में अनोखे हैं, तो उनको सब में अपनी अपनी क्षमता होती है, अपने अपने तरीके से सीखते हैं। बाकी देख लेते हैं इसका आंसर। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति सही नहीं है। और अपाहिज मंदबुद्धि बच्चा में वर्गीकरण तो बिल्कुल सही नहीं है। और केवल, यहाँ पर केवल देखते ही आप बोल रहे हैं कि केवल प्रतिभाशाली, बिल्कुल नहीं। आप मंदबुद्धि प्रतिभाशाली सामान्य सभी बच्चों को प्रमुखता देना है आपको। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर ए होगा। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित करेगी। यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात कर रहा है कि जो क्रिएटिव बच्चे हैं उसको कैसे प्रोत्साहित करेगी। अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने की एवं चुनौती का सामना का हतोत्साहित करके। तो आप कीवर्ड देख सकते हैं, हतोत्साहित यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है हतोत्साहित। और जहाँ तक अपसारी चिंतन है तो सिर्फ अपसारी, यहाँ पर एक चीज़ें हैं अपसारी चिंतन पर बल देकर, बट यहाँ पर अनेक परिप्रेक्ष्य है। फ्रेंड्स, आंसर करते समय कुछ चीज़ें होती है जिसमें लगता है कि 2 ऑप्शन सही है, लेकिन उन दोनों में सटीक कौन है जो ज़्यादा शब्दों को समाहित करते हुए। सपोज करो कि आपने अगर कोई चीज़ें आई, कोई क्वेश्चन आया है जिसमें आपको समाज भी दिया है, बालक भी दिया है, परिवार भी दिया है, तो उसका आंसर कौन सा सही होगा। तो उसका आंसर समाज होगा, क्योंकि उस समाज में बालक भी आता है और परिवार भी आता है, पड़ोस भी आता है। जो विस्तारित रूप हो, जो बड़ा चीज़ों को समाहित किए हो, आंसर वही होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर अपसारी चिंतन जहाँ तक है कि सृजनात्मकता से संबंधित अपसारी चिंतन होता है, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है कि अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके एवं मूल विचार है। सृजनात्मकता की यही पहचान होती है कि जो मूल विचार होते हैं और अनेक परिप्रेक्ष्य होते हैं, मतलब आपके आउट ऑफ बॉक्स कह सकते हैं, या ओपन इंडेड भी कह सकते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। एक होता है क्लोज इंडेड, एक होता है ओपन इंडेड। तो क्लोज इंडेड क्या होता है, अभिसारी चिंतन, जिसमें आप फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं। सपोज करो कि भारत की राजधानी क्या है, प्रधानमंत्री का नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो आपका नाम अगर एक है तो एक ही हो सकता है, बदल नहीं सकता। तो यही है कि आप सीधे फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं, तो ये तो अभिसारी चिंतन हो गया। और जिसमें आपके ऑप्शन बहुत सारा मिले, आप अपने तरीके से भी जोड़ सकते हैं, और उसका जो मूल नष्ट ना हो, जो प्रकृति है उसकी वो नष्ट ना हो, उसको संवारते हुए और एक्स्ट्रा उसमें जोड़ सकते हैं। यही होती है सृजनात्मकता। तो इसका आंसर होगा सी। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो पूरा जरूर देखें फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, यानी सीसी की बात कर रहा है।
तो क्या शामिल है वगैरह, तो केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग। तो यहाँ पर केवल ऐसे समझ गए होंगे कि ये सिर्फ केवल की बात कर रहा है, यहाँ भी केवल है तो ये ऐसे ही कट हो गए, और ना तो ये तो ये भी गलत हो गया। बट इसमें विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए क्या बोल रहा है कि संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग, इन दोनों समाहित कर रहा है। तो कम्युनिकेटिव एंड कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में यही होता है कि दोनों शामिल होते हैं, आपके संरचनात्मक भी और संकल्पनात्मक भी। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है। सामाजिक रचनावाद, कीवर्ड इस पर ध्यान रखें, सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है। वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, जॉन डेवी, कोहलबर्ग। तो इसका आंसर होगा वाइगोत्स्की। सामाजिक रचनावाद वाइगोत्स्की से संबंधित है, संज्ञानात्मक जीन पियाजे से संबंधित है, प्रगतिशील शिक्षा जॉन डेवी से संबंधित है, और नैतिक सिद्धांत है आपके कोहलबर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। किस उम्र में, कहने का मतलब कि बच्चे किस उम्र में प्रथम सार्थक शब्द बोलते हैं जिसका अर्थ हो, कोई भी शब्द जैसे ना का ना, इसे कुछ नहीं, जिसका अर्थ निकले, जैसे मम्मा पापा पानी, कुछ भी मतलब सार्थक हो जिसका अर्थ निकले, वैसे शब्द कब बोलते हैं। 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में, 10 से 13 महीने में। तो आप इसे कट कर सकते हैं आंसर को। जैसे 3 महीने तो बहुत छोटा हो गया बच्चा, बिल्कुल नहीं बोलता, 6 महीने में नहीं, आप 10 से 13 महीने बिल्कुल सही है, और 35 से 40 ये आपका बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि शोभा की कलानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि का वर्ग हो सकता है। यहाँ पर बुद्धिलब्धि से संबंधित पूछा है। बुद्धिलब्धि की बात करें तो 1912 में आपके स्टर्न ने दिया था, लेकिन व्यवस्थापिक रूप से अगर 100 MA/CA इंटू 100 और 100 की जोड़ा है तो टर्मन ने जोड़ा है 1916 में। और सिर्फ अगर MA/CA की बात करें, MA/CA तो ये स्टर्न ने दिया 1912 में। तो ये बुद्धिलब्धि के बारे में पूछ रहा है कि कितना है, अगर उसके कलानुक्रमिक और मानसिक आयु, तो उसका रियल एज भी 10 वर्ष है और उसका मानसिक आयु भी 10 वर्ष है, इंटू 100। तो अगर 10 से 10 कट गया, बच गया 100, तो 100 आपके औसत बुद्धि से संबंधित है। औसत बुद्धि का हम देख लेते हैं कि कितना होता है, 90 से 110, यानी 90 से 110 के बीच में औसत बुद्धि कहा जाता है। तो ये 100 आया था, यानी कि औसत बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, परिवार एवं पड़ोस बच्चों के समाजीकरण है। परिवार एवं पड़ोस बच्चों के समाजीकरण है। मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो परिवार एवं पड़ोस प्राथमिक एजेंसी के अंतर्गत आती है, और द्वितीयक एजेंसी के अंतर्गत विद्यालय आता है। तो यहाँ पर प्राथमिक की बात कर रहा है, तो प्राथमिक आपका हो गया, ये परिवार और पड़ोस की बात कर रहा है तो ये प्राथमिक एजेंसियां हैं, और अगर विद्यालय की बात होता है तो द्वितीयक एजेंसियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। यानी कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, क्या है ये मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो यहाँ मूल्यांकन के बारे में बोला कि एक क्या बोला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। कथन भी है किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार से कि मूल्यांकन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, यानी कि मूल्यांकन शिक्षण के साथ साथ चलते रहना चाहिए। जैसे जब तक आप आकलन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि बच्चों ने कितना ग्रहण किया है, कहाँ कमी रह गई है, अगर हमने जो ग्रहण करने की विधि अपनाई थी क्या वो सक्सेस हुई है कि नहीं, अगर सक्सेस नहीं हुई है तो कमी कहाँ है, हमें क्या मेथड चेंज करना चाहिए या हमें कुछ तरीका बदलना चाहिए, कुछ भी मतलब देखना होता है। तो मूल्यांकन यही बताता है कि हमें कितने बच्चों ने कितना सीखा और क्या सीखने की ज़रूरत है, कहाँ कमी रह गई है। तो यह सतत चलना चाहिए, शिक्षण के साथ साथ ही शिक्षण अधिगम के साथ ही ये प्रक्रिया चलनी चाहिए मूल्यांकन। तो यही आंसर है हमारा कि मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए।
केवल आते ही आपका प्रश्न गलत हो गया। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर, यहाँ पर भी लगभग सिंगल की बात कर रहा है और एक अलग गतिविधि के ऊपर में। ऐसा थोड़ा ना होता है कि आपने पढ़ाई अभी करवा लिया और एक अलग गतिविधि अपने हाफ ईयरली या ईयरली आपने करवा लिया तो उसे मूल्यांकन नहीं होता। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि आपने शिक्षण करवाया, शिक्षण अधिगम करवाया, बच्चे ने क्या ग्रहण किया है, साथ साथ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों की गलतियाँ। बच्चों की गलतियों के बारे में बोला गया है। ऑप्शन देखते हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन करते समय हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और बच्चे को सेंटर में रखकर बात सोचनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बार बार अभ्यास करके, यानी कि ये इतना फोर्सफुली कह रहा है कि बार बार अभ्यास करके किसी को बार बार कह के तुरंत सुधार देना चाहिए, बिल्कुल गलत। अधिगम का एक भाग है, उनके विचारों की अंतर्दृष्टि है, बिल्कुल। अगर गलती नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि इसका सही रूप क्या होगा और हमें जो हमारा जो थिंकिंग है वो कहाँ तक जा सकती है, इसके एक्स्ट्रा भी कुछ हो सकता है। तो ये अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों की एक अंतर्दृष्टि देती है, यही सही है, बी आंसर सही है। बाकी देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, यहाँ पर महत्वहीन इंपॉर्टेंस लेस बोल रहा है, बिल्कुल गलत है। और ये भी बोल रहा है कि प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव कौन है? बी, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। क्वेश्चन नंबर 14 है वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों को स्व पहल और प्रयास शामिल है, उनमें से किसका उदाहरण है? यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि विधियाँ, किस विधि में, किस मेथड की बात हो रही है जिसमें स्व पहल और प्रयास, बच्चे के प्रयास और बच्चे का पहल शामिल है, किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक विधि। तो इसका आंसर होगा बी, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, क्योंकि अधिगमकर्ता के दृष्टिकोण, जागरूकता वगैरह सब कुछ शामिल हो, सब उसके प्रयास शामिल है, तो यह अधिगमकर्ता के केंद्रित विधि है। बच्चे को बीच में रख के, बच्चे को सेंटर में रख के सोचा जा रहा है, उसके पहल वगैरह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15 है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण है। कहने का मतलब कि जो डिसलेक्सिया है उसके प्राथमिक लक्षण क्या हो सकते हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता करने की क्षमता, या एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराना। अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह के करने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो यहाँ पर जो डिसलेक्सिया होता है उसमें धारा प्रवाह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, अक्षमता होती है उनमें। बाकी आंसर देख लेते हैं। न्यून अवधान विकार, तो न्यून अवधान विकार ADHD का पहचान है। इसमें बच्चे ADHD, इसमें बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, एक जगह ध्यान नहीं दे पाते। अपसारी चिंतन करने की धारा प्रवाहिता, या तो सृजनात्मक बच्चे की पहचान है। और एक ही गति विषयक बालक कार्य को बार बार दोहराना है, तो ऑटिज्म बच्चे की पहचान है, यानी कि एक ही बार कार्य को बार बार दोहराता है। तो इसका आंसर होगा सी, धारा प्रवाह से पढ़ने की अक्षमता होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? संज्ञानात्मक विकास के बारे में बोल रहा है और पियाजे की संरचना की बात कर रहा है। स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो इसका आपको पता है कि पियाजे जो है स्कीमा उनसे संबंधित है, पियाजे संबंधित स्कीमा है। बाकी अवलोकन, अधिगम बांडुरा संबंधित है, अनुबंधन आपके पावलोव से संबंधित है और प्रबलन आपके स्किनर से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? यानी चाइल्ड सेंटर की बात कर रहा है कि इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना चाहिए, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देनी चाहिए, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकरण करना। तो यहाँ पर छात्र केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है, तो केवल पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल केवल आते ही गलत हो गया।
बच्चों को अनुभव को प्रमुखता देनी चाहिए। बिल्कुल यही सही है कि बच्चों को अनुभव को प्रमुखता देनी चाहिए, कि बच्चा उसको खुद क्षमता देनी चाहिए, कि खुद कार्य करवाना चाहिए, कि आप अपने तरीके से सोचो और उसके अनुभव को प्रमुखता देनी चाहिए। यंत्रवत नहीं, आप रिपीटेशन पर ध्यान दे सकते, गलत है, नेगेटिव है ये। और योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना एवं वर्गीकरण करना, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल जो तेज बच्चे हैं उसको अलग कर दिया, मंदबुद्धि बच्चे को अलग कर दिया, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। यहाँ पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देनी चाहिए। बी ऑप्शन अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि, फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है और डेवलपमेंट की बात कर रहा है, घटित तीव्र गति से होता है? शैशवावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्क अवस्था। तो इसका आंसर होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि और विकास वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से स्वलीनता के लक्षण है, यानी ऑटिज्म की बात कर रहा है कि उसके ऑटिज्म के क्या लक्षण हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, उपरिलिखित सभी। तो स्वलीनता जो है ऑटिज्म के सारे लक्षण है। बच्चे बात करने में, सामाजिक व्यवहार है, बच्चों कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़े छोटे कौन है, क्या है, बातचीत कैसे करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आता उन बच्चों को। रूढ़िबद्ध व्यवहार, प्रकृति जो पहले से पीछे रूढ़िबद्ध है वही चीज़ बदलना नहीं चाहते, वो बार बार करते हैं। कमजोर संप्रेषण, वो किसी से बात नहीं कर सकते। तो इसे आंसर हुआ सभी। ये सभी क्या है? स्वलीनता के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाए गए बुद्धि के श्रेणी कौन सी है? कहने का मतलब कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि के जो प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए थे, फिर उन्होंने जोड़ते गए 9-10 हो गए। तो उन जो बुद्धि के जो दिमाग के फ्रेम है उनके द्वारा सुझाए गए जो बुद्धि की श्रेणी है कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृति आदि कौशल, व्यवहारिक बुद्धि। तो जो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है 8 प्रकार की बुद्धि, उसमें प्रकृतिवादी बुद्धि आता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।